नमस्कार, knockingnews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरजेश वशिष्ठ। मैंने अपने एक वीडियो में आपके साथ जिक्र किया था कि हो ना हो ये जो वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का काम है, ये कोई एक आदमी नहीं कर रहा, ना पार्टी कार्यकर्ता कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में अब कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा भरोसा नहीं किया जाता। इवन पब्लिक मीटिंग वगैरह भी होती है किसी शहर में, सीधे दिल्ली से इवेंट प्लानर को फ़ोन जाता है, पेमेंट जाती है, इवेंट प्लानर अपना कुर्सी सब लगा देता है वहाँ जाके अब कोई कार्यकर्ताओं को फर्श बिछाने की ज़रूरत नहीं है। कार्यकर्ताओं को जो कोटे दिए जाते हैं उनमें वो बसों में भर के आदमियों को ले आते हैं, वो सामने कुर्सी पे बैठ जाते हैं, मोदी जी भाषण देते हैं, उनका फ़ोटो आता है, वो चले जाते हैं। और हम कई मामलों में देख चुके हैं, उनको इससे कोई मतलब नहीं होता कि मोदी जी ने क्या बोला है, क्या नहीं बोला है। बहरहाल मोदी जी को भी अपने भाषण में सिर्फ इससे मतलब है कि जो वो प्रॉम्प्टर पर पढ़ के बोल रहे हैं वो लोगों को घर पर टीवी पर दिख रहा है। इस पूरी प्रक्रिया के बीच में इस बात के सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि कोई एजेंसी ऐसी है जो ये काम को बीजेपी के लिए करती है, अंजाम देती है। अभी हाल में शरद पवार ने भी एक खुलासा किया कि कुछ लोग उनके पास मिलने आए थे कि 160 सीटें महाराष्ट्र में जितवा देंगे हम तुमको। और यह संदेह लग रहा है कि ये एजेंसी भी कहीं ना कहीं, जिस एजेंसी की हम बात करने वाले हैं, उससे निकल के कुछ लोगों ने बनाई होगी। जो भी है, आज हम बात करेंगे 2013-14 के एक ऐसे खुलासे की जिसमें आपको कहीं ना कहीं इस बात का पूरा एक परसेप्शन मिलेगा, एक सेंस मिलेगा कि देश में चुनावी धांधली कैसे हो सकती है। 2013 में ये खुलासा हुआ था उस समय, क्योंकि उस वक्त मीडिया इतना ना तो डरा हुआ था ना गोदी था। बहुत सारे लोग साहसी हुआ करते थे, गिनती के रह गए उंगली वाले। नरेंद्र मोदी जब तैयारी कर रहे थे चुनाव में आने की, तो प्रशांत किशोर उनके सलाहकार थे। उन्होंने उनको एक सलाह दी थी कि आप एक ऐसा एनजीओ बनाओ जो अलग अलग जगहों पर लोगों को भारतीय जनता पार्टी से जोड़े। बीजेपी वाला अगर सीधे जाएगा और कहेगा भाई बीजेपी बहुत अच्छी है, वोट दो, तो काम बनेगा नहीं। तो ऐसी संस्थाएं बनाओ जो लोगों को कहें भाई बीजेपी बड़ी अच्छी पार्टी है। तो एक महिला सशक्तिकरण का एनजीओ बनाया। ये हफ पोस्ट ने उस वक्त एक रिपोर्ट निकाली थी, उस पर आधारित मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ। उसमें एक एनजीओ बनाया और एक सर्वाणी फाउंडेशन नाम का एनजीओ अहमदाबाद में रजिस्टर होता है, जिसका नाम बाद में बदलकर एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड कर दिया गया, यानी करोड़ों दिमागों की एक एसोसिएशन, उनकी संस्था। ये पुरानी थी, लेकिन इसके बाद में दूसरे लोग जुड़ गए, नाम बदल दिया गया। और ये जो एनजीओ था, इस एनजीओ में भी बीजेपी के बहुत सारे लोग, जिनको अलग अलग जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के साथ दूसरी जगहों पर देखा गया। और इस एनजीओ ने जो काम किए वो सारे के सारे काम भी बताते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही थी। तो पहले हम ये समझते हैं कि जनता के बीच में जाके कैसे काम कर रही थी। उसके बाद आएंगे कि ये एनजीओ कैसे बीजेपी से एसोसिएटेड थी और कैसे कैसे काम ये करती थी। लेकिन ये जनता के बीच में क्या करती थी, ये समझना बहुत ज़रूरी है। उसके जरिए आप वोटों की धांधली को बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे। अब ये समझिए कि आपके गांव में एक कोई सोशल वेलफेयर की संस्था आती है। गांव में एनजीओ आते हैं काम वाम करने के लिए, आपको कोई ऐसा संदेह होता नहीं है। वो आती है और आपके पास जा के वो एक डेटा इकट्ठा करती है, किसके घर में कौन कितने वोट डालते हैं, किस किस जाति का है, और उसको कौन सा मुद्दा ज़्यादा परेशान कर रहा है। और इसकी जानकारी एक कंप्यूटर टीम को वो टीम इकट्ठी करके भेज देती है, जो टीम किसी बड़े शहर में बैठी हुई है। वो कंप्यूटर टीम उस डेटा को लेती है और उस डेटा का एनालिसिस करती है कि भैया ये आदमी जो है, इस आदमी को दिक्कत जो है वो दाँत खाज खुजली की है, और इस आदमी को दिक्कत सिर दर्द की है, या जो भी है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके आधार पे वो सारा डेटा इकट्ठा करते हैं। इकट्ठा करने के बाद में वो आपको टारगेट करते हैं, और वो कंप्यूटर की टीम ये तय कर लेती है कि इस जाति के लोगों को फेसबुक में आप इस तरह से कर सकते हैं, टारगेट लोगों को, इस इलाके के लोगों को हम क्या मैसेज दें। और जो मुद्दे आपने बताए कि भाई मेरे को दाँत खाज खुजली की समस्या है, तो वो दाँत खाज खुजली से जुड़े हुए मैसेज भेजेंगे, देखिए कांग्रेस दाँत खाज खुजली के लिए क्यों जिम्मेदार है, वगैरह वगैरह। और फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे आपको ऐसी पोस्ट मिलने लगेंगी। क्योंकि वो एनजीओ जो है आपसे जब जानकारी लेके गई है तो आपका मोबाइल नंबर ले गई है और आपका वो सब भी ले गई है। तो उसने क्या किया, एक आपका डाटाबेस भेज दिया। उस डाटाबेस के आधार पे एकदम पर्सनलाइज
आपके व्हाट्सएप पे आपसे जुड़ा हुआ मसला, आपको मूल्य टाइट कर रहे हैं तो ऐसा आएगा मूल्य टाइट वाला। आपको अगर जो आपको चाहिए उस हिसाब से वो आपके पास मैसेजेस भारतीय जनता पार्टी से आएंगे। आप जानेंगे भी नहीं कि ये वो जो एनजीओ ले गई थी उसी की वजह से आ रहे हैं, लेकिन आपके पास में वो आएंगे। ये एनजीओ क्या करती है, जनता के बीच में काम करती है और लोगों को ये विश्वास दिलाती है कि भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे लिए बेहतर काम करेगी। ये भारतीय जनता पार्टी से संबंधित रिपोर्ट थी। फला नेता तुम्हारा काम कराएगा, छोटे छोटे प्रोग्राम करते हैं वहाँ पे, क्रिकेट टूर्नामेंट कराएंगे, मेला लगवाएंगे और धीरे धीरे करके राजनीतिक बातें करेंगे। जैसे आरएसएस की शाखा में, शाखा खत्म होने के बाद राजनीतिक बातें जो बातें होनी हो जाती हैं, शाखा के बीच में कोई बातें नहीं होती हैं। ध्वज प्रणाम होगा, ये होगा, वो होगा, सब होने के बाद जब विगिर होता है तब खेल होता है। उसी तरह से ये जो एनजीओ है, ना तो आरएसएस है ना बीजेपी, तो क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे हैं। फिर वहां पर बैठ के ये वही सारी बातें जो आपकी हैं उनको धीरे धीरे डालते हैं और ये समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी आपके लिए श्रेष्ठ है। इससे क्या होता है कि तुमने कुछ दिन में लगने लगता है आपको कि भैया यही लोग सही हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर रोज उसके पास वही चीज़ दिख रही है। गांव में लोग मदद करने भी उसी के आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि हमको उनसे मतलब नहीं है भाई, लेकिन लग रहा है ये नेता अच्छा है भाई, हमारे कबड्डी टूर्नामेंट में उसने काफ़ी मदद की, आपको जोड़ दिया। इन पार्टियों के खिलाफ, दूसरी पार्टियों के खिलाफ नेगेटिव चीज़ें फैला रहा है। अब ये जो एनजीओ था, ये जो एनजीओ बना हुआ था, ये भारतीय जनता पार्टी का एनजीओ था और इसने किस तरह से इस काम को, जो सिंपल सा दिख रहा है, अंजाम दिया, इसको समझते हैं। इस संस्था पे जो लोग जुड़े हुए थे वो सिर्फ एनजीओ के साथ काम नहीं कर रहे थे, उनके पास सोशल मीडिया पे भी लोगों के ब्रेन वॉश करने का जुगाड़ था। तो उन्होंने जिन लोगों को टारगेट किया गांव के, उनको झूठी खबरें भेजने के लिए भी कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा ना इंटरनेट पे। तो वो क्या करते थे, उसके लिए तरह तरह के अपने पोर्टल उन्होंने रजिस्टर कराए हुए थे, नमो अगेन टाइप के, बहुत सारे इस टाइप के पोर्टल जो भी है, अब की बार मोदी सरकार। और उन पोर्टल्स के जरिए वहां पर वो सामग्री पब्लिश की जाती थी। बूम जैसी जो फैक्ट चेक साइट्स हैं उस वक्त बहुत सक्रिय थी, उन्होंने इसका पर्दाफाश किया कि भैया ये जानकारी झूठी है, ये जानकारी झूठी है। इन वेबसाइट से जुड़े हुए जो लोग थे, जिनके नाम से वेबसाइट रजिस्टर्ड थी, वो इन्हीं संस्थाओं के लोग थे, इसी एनजीओ के लोग थे। इसके अलावा एसोसिएशन ऑफ बिलियन माइंड्स, इसके संस्थापक और कई कर्मचारी बाकायदा बीजेपी से एसोसिएटेड थे, बीजेपी के नेताओं के साथ उनके तस्वीरें दिखी हैं और चुनाव में बहुत एक्टिव तरीके से वो रहते थे। ये टीम जब वर्कर से इंटरेक्ट करती थी, बीजेपी वर्कर से, तो उनको फोन करके बोलती थी कि हम अमित शाह की टीम से बोल रहे हैं। तब वो नहीं बोलती थी कि हम फला एनजीओ वाले हैं। और पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रॉपर ये बाहर का आदमी आके इंस्ट्रक्शन देता था, अब ये करना है, अब वो करना है। यहाँ जिन लोगों ने इलेक्शन बीजेपी का लड़ाया वो अच्छी तरह से जानते हैं, एक एक वार्ड के एक एक नेता के लिए दिल्ली से फ़ोन आता है, उस नेता को सेट करो, उसको किसी तरह से खरीदना खरीद लो, मनाना मना लो, उसके पास इतने वोट हैं, और ये चीज़ उनके पास कंप्यूटर में रहती है। तो ये जो है, इसके क्या किया इन्होंने, एक किस तरह से पैसा खर्च किया जाए, तो फेसबुक पे एक एड ट्रांसपेरेंसी टूल है जिसके ज़रिए आप पता लगा सकते हैं कि ये पर्टिकुलर कैंपेन किस आदमी ने इसको पैसे दिए और कितने पैसे दिए। तो उससे पता चला कि बीजेपी के पक्ष में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च किया गया था। नेशन विद नमो, फर्स्ट वोट फॉर मोदी, ये जो पूरे प्रोग्राम थे उसका संचालन ये एबीएम ही कर रहा था और ऐसे नेटवर्क कर रहे थे। और बीजेपी के अलावा जो दूसरी पार्टियों के लिए नेगेटिव पोस्ट आती थी, बेंगलोर हेराल्ड जैसे डोमेन जो है वो भी वही खिला रहे थे। बेंगलोर हेराल्ड करके उन्होंने एक अखबार बनाया, वेबसाइट बनाई, और वहाँ पर वो फैक्ट चेक साइट के नाम पे सच को झूठ बताए देते थे। हुईज रिकॉर्ड, आईपी एड्रेस और सर्वर लोकेशन से ये चीज़ साबित हो गई। ऐसा होता है कि जब आप किसी वेबसाइट का, जो हर वेबसाइट का हुईज रिकॉर्ड होता है, उससे आप पता कर सकते हो कि कौन आदमी इस वेबसाइट का मालिक है, किसके नाम से डोमेन है, उसका दफ्तर क्या है, वगैरह वगैरह। एक तो वो हर वेबसाइट का आपको मिलेगा। इसके अलावा जो हुईज रिकॉर्ड के साथ साथ आईपी एड्रेस, जब कोई भी कंप्यूटर, जब आप काम करते हो, आपके मोबाइल का हर चीज़ का एक आईपी एड्रेस होता है, एक पता होता है 4 अंकों का, 4 अंकों का नहीं, 4 संख्याओं का, और वो आईपी एड्रेस यूनिक होता है। जब आप
पता करते हैं तो उस आईपी एड्रेस से पता चलता है कि आईपी एड्रेस किसका है। उसके ज़रिए और सर्वर लोकेशन के ज़रिए ये बात पता चल गई, पकड़ी गई कि ये सारा काम जो हो रहा है उसके पीछे एक ही संस्था है। ये काम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा था इसको समझिए। इसके पास पूरे देश में काम चलाने वाले सैकड़ों तो फुल टाइम लोग थे और हजारों फ्रीलांस कर्मचारी थे। और ये भारतीय जनता पार्टी के नहीं है। अब आप सोचो, लोग कहते हैं बीजेपी सशक्त हो गई, आरएसएस का नेटवर्क। अरे तुम और एक तरफ रखे रहो भाई अपनी आरएसएस बीजेपी को। इसीलिए मैं उस दिन एक वीडियो में कह रहा था कि मोदी जी के विकल्प के तौर पे अगर योगी जी आएंगे तो उम्मीद मत करना कि उस तरह से खेल पाएंगे, क्योंकि उनके पास ना तो अधिकारियों का एक्स्ट्रा नेटवर्क है, ना ये है ना वो है जो अमित शाह के पास में। और ये सारे खेल अमित शाह जानता है। इसलिए अमित शाह मोदी का विकल्प होगा तो पार्टी बच पाएगी, वरना ये सब काम जो हो रहे हैं, जो दिमाग के काम हो रहे हैं, तो पार्टी वालों से करवा ही नहीं रहे ना। ये एक एजेंसी कर रही है जिसके हजारों लोग पार्ट टाइम, सैकड़ों लोग फुल टाइम, डेटा एनालिटिक्स, कंटेंट क्रिएशन, ग्राउंड वर्क और फेक पेज मैनेजमेंट सब कर रही है। अच्छा, मजेदार बात क्या है, करोड़ों फॉलोअर्स उन्होंने फेसबुक पे, चूंकि आप प्रमोट करोगे तो आपके फॉलोअर्स हो जाएंगे, करोड़ों फॉलोअर्स जोड़ लिए थे। और इसका नतीजा क्या हुआ, उन्होंने इलेक्शन का काम किया, इलेक्शन करने के बाद सब उड़ा दिया गया और दोबारा से फिर अगली बार फिर ये बाहर निकल के आए। तो ये जो चीजें हैं, वॉलंटियर, कॉल सेंटर, डेटा कलेक्शन टीमें, पूरा एक नेटवर्क, पूरा एक सिस्टम एबीएम का था जो हफ पोस्ट में उस वक्त एक्सपोज किया। आज जब वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मामला आ रहा है, जब शरद पवार कह रहे हैं मेरे पास कुछ आदमी आए थे, तो पता चलता है कि ऐसी पता नहीं कितनी कंपनियां काम कर रही होंगी, किस किस पार्टी के लिए कौन सी कंपनी काम कर रही होगी, कहाँ कहाँ कर रही होगी। और आप समझ रहे हो कि हम अपनी सरकार चुन रहे हैं। अरे आप, कौन पूछ रहा है आपको भाई? बीजेपी के प्रचार, आरएसएस के प्रचारकों ने अभी निर्दलीय चुनाव लड़ा था ना मध्य प्रदेश में, सबकी जमानत जब्त हुई है, सबकी। तो विचारधारा, पार्टी सार्टी कुछ नहीं होता ये। अब मामला उस नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है कि अब आप सोचिए, जब वोटिंग लिस्ट में इतनी सारी चीजें निकल आ रही हैं, आपके सामने है, राहुल गांधी ने निकाला 65 लाख वोटर जो है वो बिहार से गायब हो गए। इसके अलावा रोज कहीं ना कहीं से आ रहा है, भैया यहाँ पे एक घर में 80 आदमी है, 50 आदमी है, अब तो रोज आ रहा है। राम कमल दास तो कमाल के पिताजी है, उनके इतने सारे बच्चे निकल गए। तो इस पूरी सिचुएशन में मैं और आप कहां बच गए भाई, और पार्टी कहां बच गई? आप बताओ ना, मोदी शाह बाहर तो बीजेपी क्या बची अगर इस सिचुएशन में जो रिपोर्ट है ये सही है तो। और इसका वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का भी खेल था बहुत बड़ा। अब हम वोटर लिस्ट पे चूंकि बात कर रहे हैं तो ये सबूत भी डिस्कस करना जरूरी है। ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि एबीएम और इंडिया 360 नाम की दो एजेंसियों ने बाकायदा ग्राउंड पे काम किया और बंगाल में बाहर के लोगों के नाम वोटर लिस्ट में जोड़े। राहुल गांधी ने भी यही बताया कि एक आदमी 4-4 स्टेज में वोट दे रहा है, 4-4 स्टेट्स में, उदाहरण दिए। और ये ममता बनर्जी ने बाकायदा आरोप लगाया। उनका दावा था कि गैर स्थानीय लोगों को एपिक नंबर से जोड़ने का काम कर रही है ये दोनों संस्थाएं, और गुजरात और हरियाणा के लोग वहां जाकर वोट डालेंगे, ऐसा इंतजाम चुनाव आयोग की वोटर लिस्ट में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कह रही है उसके पास भी शिकायत करने के अलावा कोई चारा नहीं है, क्योंकि चुनाव जब आता है तो राजा चुनाव आयोग हो जाता है। और उदाहरण सुनिए, अरविंद केजरीवाल ने कहा कि 13,000 नए वोटर जोड़े गए हैं, 5500 हटाए गए हैं। ये तो हमारे सामने की बात है और उन्होंने इसका पूरा बयान दिया और उन्होंने भी यही कहा कि इस तरह से जोड़े जा रहे हैं। तब भी मामले को नज़रअंदाज कर दिया गया। बड़ी मात्रा में वोटर जोड़ने और घटाने का यूपी के कन्नौज में 138 में से 115 नाम मिले ही नहीं। अब ये जो 65 लाख हुए कौन होंगे क्या पता, क्योंकि अब तो वो सुप्रीम कोर्ट को ही बताने को तैयार नहीं है। महाराष्ट्र के जसखंड जैसे राज्यों में वोटर लिस्ट की गड़बड़ी और मैनिपुलेशन के बहुत सारे एक्सपोजे हुए। बिहार में आप एसआईआर देख ही रहे हैं। ये सब चीज़ें जो हैं दिख रही हैं। तो अब आपको पता चलता है कि कैसे कैसे तरीकों से हिंदुस्तान के लोकतंत्र को लूटा जा रहा है। वोट की चोरी नहीं हो रही, सरकार की चोरी हो रही है, हक की चोरी हो रही है। अब आप सोचिए कि जब इस तरह के खेल
जो हमारे सामने है। तो अमेरिका जैसे देश, CIA जैसी संस्थाएं कैसे ऑपरेट करती होंगी भारत में, किस तरह से वो तय करती होंगी सरकार में कौन बैठेगा, और क्यों सरकार में बैठने वाला आदमी अमेरिका के चरणों में नतमस्तक रहता है, ये आपके सामने है। और आज से नहीं, हम काफ़ी समय से देख रहे हैं, इसके पहले की सरकारों में भी देखते रहे। आंख बंद करके नीतियां प्रो अमेरिका होती गई और इतना निर्भर बनते गए कि आज वही अमेरिका जो है हमको धमकी दे रहा है कि अब तुम निर्भर हो गए हो, अब हमारी बात मानो, नहीं तो हम तुम्हारे ऊपर टैरिफ लगा देंगे। तो जो भी है, ये जो सिचुएशन, ये जो पूरा खुलासा है, ये आंखें खोलने वाला, और ये सबको जानकारी होनी चाहिए कि हम किस स्थिति में पहुंच गए हैं। और इस स्थिति में अब जनता को कहीं ना कहीं कोई ठोस कदम उठाना पड़ेगा। कम से कम हम कुछ ना करें तो एक लेटर लिख सकते हैं, एक ईमेल लिख सकते हैं सरकारी एजेंसियों की, भाई ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, हमको ऐसा लगता है। क्योंकि भारत में प्रेशर ग्रुप भी खत्म हो गए हैं, ना के बराबर बच्चे हैं। पहले बहुत सारे संगठन संस्थाएं होती थी, अब जैसे छात्रों के संगठन भी हैं तो वो पार्टियों के बने हुए हैं। भाई छात्रों का अपना कोई एक संगठन होना चाहिए, तो वो क्या हो गया, वो ABVP हो गया, वो बीजेपी का है। वो खुद ही बीजेपी में सोच रहा है वहाँ ABVP वाला कि मुझे पोस्ट मिल जाएगी, टिकट मिल जाएगा वगैरह वगैरह। या फिर NSUI बना हुआ है, वो भी पार्टियों का है। तो जो प्रेशर ग्रुप थे मजदूरों के, किसानों के, बहुत कम रह गए हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता के वो समूह भी नहीं है जो जनता की तरफ से आवाज़ उठाते थे। हमारे लिए और ज़्यादा ये चुनौतीपूर्ण हो गया है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि किस तरह से ये पूरा का पूरा तंत्र चल रहा है और खेल चल रहा है, जिसके हम सिर्फ शिकार हैं। जो आपके बगल में बैठा हुआ आदमी अंगूठा गैंग का अंधभक्त बना हुआ है, जो किसी को पीटने जा रहा है, मारने जा रहा है, कुछ भी कर रहा है, दंगे कर रहा है, उसको खुद नहीं पता कि उसको कठपुतली की तरह उसके दिमाग पर नियंत्रण कर लिया गया ऐसी व्यवस्थाओं के जरिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा, खूब शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद।